कल हम लोग नॉन कोऑपरेशन पर बात कर रहे थे, असहयोग आंदोलन पर। तो हम लोगों ने 3 मुद्दों पर बात किया था कि असहयोग आंदोलन का पृष्ठभूमि यानी उसके शुरू होने के जो मूल कारण थे वो क्या थे, असहयोग आंदोलन जब शुरू हो गया तो उसका स्वरूप क्या था, और फाइनली जब पहला राष्ट्रीय आंदोलन खत्म हुआ तो भारत के राजनीतिक मामलों पर क्या असर पड़ा। इन 3 विषयों पर कल हम लोगों ने बात किया था, उसको हम 2 मिनट में पुनः रिवाइज करा दें। बहुत साधारण बात थी कि भारत में क्रांतिवाद का जो मामला था वो काफी तेजी से बढ़ चुका था। भारत का जो युवा वर्ग था वो कांग्रेसी विचारधारा से बाहर जाने लगा था और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंसक गतिविधियां बढ़ गई। तो अंग्रेजों ने इस हिंसक गतिविधि पर लगाम लगाने के लिए एक कड़े कानून की आवश्यकता समझी। तो सिडनी रॉलेट आयोग की संस्तुति पर एक कानून लाया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट में ये बात लिखी गई कि जिन व्यक्तियों के ऊपर क्रांतिकारी होने के चार्जेस होंगे उन व्यक्तियों पर रॉलेट एक्ट लागू किया जाएगा। और रॉलेट एक्ट लागू होते ही जो जुडिशियल राइट्स आपके हैं, न्यायिक अधिकार, वो खत्म हो जाएंगे। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार पूर्णतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि पुलिस को स्पेशल पावर मिलने जा रहे थे कि रॉलेट एक्ट में जो लोग गिरफ्तार किए जाएं, पुलिस उनको बिना किसी न्यायिक अधिकार के अपनी कस्टडी में जब तक चाहे रख सकती है। तो स्वाभाविक है कि पुलिस अभिरक्षा में क्या होगा इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। और आमतौर पर जो भारत का युवा था वही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। तो गांधी जी ने इस कानून की तुरंत निंदा की और गांधी जी ने कहा कि पुलिस को अगर इतने विशेष अधिकार मिलेंगे तो स्वाभाविक है कि नौजवानों का शोषण होगा, पुलिस की बर्बरता और दमन की कार्यवाही बढ़ जाएगी। लेकिन ब्रिटिश शासन ने गांधी जी से कोई तालमेल स्थापित नहीं किया। तो गांधी जी ने पूरा भारत बंद करने का आह्वान कर दिया और 31 मार्च 6 अप्रैल 1919 इन 2 तिथियों को पूरा भारत बंद हो गया। भारत बंद का यह असर हुआ कि अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, जो भारत में गांधी जी की पहली पॉलिटिकल गिरफ्तारी थी, राजनीतिक गिरफ्तारी। इस गिरफ्तारी ने थोड़ा आंदोलन को शुरू करने में एक बड़ी भूमिका निभा दी। पंजाब के 2 बहुत बड़े किसान नेता थे, एक का नाम था सैफुद्दीन खिचलू और एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। ये लोग पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अंग्रेजों ने इनको रॉलेट अधिनियम में गिरफ्तार कर लिया। अब चूंकि रॉलेट अधिनियम के विरुद्ध देश में एक नकारात्मक माहौल तो तैयार था कि ये कानून एक दमनकारी कानून है, पुलिस को स्पेशल पावर है कि पुलिस जब तक चाहे इंटरोगेट करे, न्यायालय के आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। अब चूंकि रॉलेट एक्ट में बहुत बड़ी गिरफ्तारियां हो गई, सत्यपाल और खिचलू ये बड़े किसान नेता थे, तो इन गिरफ्तारियों के विरोध में किसान पहुंच गए अमृतसर 13 अप्रैल 1919 को। और वहीं एक जगह थी जलियांवाला बाग, वहीं पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, आंदोलन धरना वरना शुरू हुआ, जहां जनरल डायर नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो एक बड़ा नरसंहार हो गया। इस नरसंहार के बाद चूंकि अंग्रेजों को खुद ये एहसास हो गया कि ये बड़ी घटना हो गई, तो ब्रिटिश सरकार खुद थोड़ा सा डिफेंसिव हो गई, रक्षात्मक मुद्रा में आ गई और गांधी जी ने एक कड़ा विरोध दर्ज करा दिया। तो अंग्रेजों ने गांधी जी को आश्वासन दिया कि अभी इस विषय पर ब्रिटिश सरकार खुद संज्ञान लेगी और एक आयोग बनाएगी, आयोग घटना की पूरी जांच करेगा, जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ एक कार्यवाही की जाएगी। तो जलियांवाला बाग के इशू को जांचने के लिए और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही वगैरह की संस्तुति करने के लिए हंटर आयोग बैठाया गया। टोटल 8 सदस्यों का आयोग था और 3 सदस्य भैया क्या थे, तो चूंकि 3 सदस्यों की उपस्थिति भारतीय सदस्यों के रूप में थी, तो थोड़ा कांग्रेस को भी एक उम्मीद थी कि हंटर आयोग निसंदेह जो भी सिफारिश देगा वो जेन्युइन होगी, उचित होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिया तो जनरल डायर, जो जलियांवाला बाग का मेन अभियुक्त था, उसको दोषमुक्त कर दिया गया। और अपनी रिपोर्ट में हंटर आयोग ने लिखा कि चूंकि पंजाब में मार्शल लॉ लागू था इसलिए जनता को सड़कों पर उतरने की अनुमति नहीं थी। जनता ने मार्शल लॉ का उल्लंघन किया, कानून व्यवस्था की दिक्कतें खड़ी हो गई, इसलिए जनरल डायर को मजबूरी में फायरिंग का आदेश देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निष्पक्षता नहीं दिखाई
और जो मेन दोषी था उसको क्लीन चिट देने का काम किया। तो गांधी जी इस इशू पर थोड़ा नाखुश हो गए और गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे की अपने आयोग के द्वारा जांच कराएगी। तो तहकीकात आयोग बना लिया गया कांग्रेस के द्वारा। लेकिन अब अंग्रेजों ने एक अगली बात कही। अंग्रेजों ने कहा कि चूंकि कांग्रेस एक प्राइवेट संस्था है इसलिए वो सरकारी इश्यूज पर जांच पड़ताल करने का अधिकार नहीं रखती। तो तहकीकात आयोग को मानने से और उसे जांच करने के अधिकार से ही रोक दिया गया। तो यानी कि अब ये चीज क्लियर थी कि ब्रिटिश शासन न तो खुद कुछ करने की मूड में था, न तो आपको कुछ करने देने के मूड में था। तो गांधी जी ने नाराजगी जताई और विरोध प्रदर्शन तेज हुए और ब्रिटिश शासन ने गांधी जी को जो टाइटल्स जैसे सार्जेंट, कैसरे हिंद, ये जो तमाम उपाधियां दी थी वो सारी उपाधियां उन्होंने ब्रिटिश शासन को वापस कर दिया और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी गई। ये तो आंदोलन शुरू होने का इतिहास है। आंदोलन शुरू हुआ तो इस आंदोलन का जो प्राइमरी एजेंडा था वो विदेशी बहिष्कार था। यानी जो भी चीज विदेशी तथ्य से जुड़ी है, चाहे आपकी एजुकेशन से लेकर आपकी मूलभूत सुविधाओं तक, जो चीज विदेशी है उसका पूर्णतः क्या कर दीजिए, बहिष्कार। लेकिन उसी समय मुस्लिम लीग का खिलाफत आंदोलन था जिसके विषय में पीछे हम लोग पढ़े हैं। तो मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि खिलाफत और असहयोग को ज्वाइंट किया जाए। तो गांधी जी को भी लगा कि ऐसा करने से हमारे देश के मुसलमानों का आंदोलन प्रबल होगा, मजबूती मिलेगी उसको और देश में हिंदू मुसलमान यूनिटी बनाने में आसानी हो जाएगी। तो बेसिकली असहयोग आंदोलन 2 मुद्दों पर चला। प्राइमरी एजेंडा इस आंदोलन का था कि विदेशी बहिष्कार होगा और सेकेंडरी एजेंडा यह था कि खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से मिला दिया जाएगा। तो इन 2 रूपों में असहयोग आंदोलन चलना शुरू हो गया। लगभग 1.5 सालों तक यह आंदोलन सफलतापूर्वक चला। लेकिन फरवरी 1922 में घटना घट गई गोरखपुर के चौरी चौरा में। वहां पर एक लोकल लीडर थे भगवान आहिर, उन्होंने इस आंदोलन के पक्ष में प्रोटेस्ट किया। एक जुलूस निकाला गया और उसी जुलूस में कुछ आंदोलनकारियों ने एक थाने पर हमला कर दिया और लगभग 22 पुलिस वालों को जिंदा जलाकर उनकी हत्या कर दी गई। तो यहां से गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी वो थोड़ा सा अपने आप में मतभेद में फंस गई। गांधी जी को लगा कि यार ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए था, लेकिन अब आंदोलन में हिंसा की शुरुआत हो गई। तो बड़ा देश था, कहां कहां आप रोक पाते, और जब हिंसा की शुरुआत हो गई तो स्वाभाविक है कि ब्रिटिश सरकार भी दमन की मुद्रा में आ जाएगी। तो गांधी जी ने इन सारे पहलुओं पर गौर किया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और ये अनाउंस कर दिया कि अब यह आंदोलन चलेगा नहीं। तो इस आंदोलन के समाप्ति के बहुत सारे परिणाम आ गए। मसलन गांधी जी खुद गिरफ्तार हो गए और उनको 6 साल कारावास की सजा दे दी गई। ये अलग बात थी कि उनको 1924 में छोड़ा गया, लेकिन उनकी जो सजा का अनाउंसमेंट था वो 6 ईयर था। तो गांधी जी खुद जेल चले गए। दूसरा मुद्दा यह था कि खिलाफत आंदोलन चूंकि मुस्लिम लीग के द्वारा चलाया जा रहा था और खिलाफत आंदोलन की जो स्ट्रेंथ थी, जो ताकत थी, वो असहयोग आंदोलन के बदौलत थी। तो असहयोग वापसी के कारण खिलाफत कमजोर पड़ा। तो मुस्लिम लीग ने अपनी नाराजगी जताई और मुस्लिम लीग की नाराजगी कहीं ना कहीं थोड़ा उचित भी थी कि भाई जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक पार्टनरशिप में एक आंदोलन को मूव कर रहे हैं और अगर आंदोलन वापसी की बात आए तो स्वाभाविक है कि अपने पार्टनर से कुछ तो रजामंदी लेनी चाहिए। तो वो चीजें की नहीं गई तो मुस्लिम लीग नाराज हुई और देश में पिछले 1.5 सालों से जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी उसको एक बड़ा धक्का लगा और देश के तमाम हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। अगला नुकसान ये हुआ कि जो कांग्रेस का युवा वर्ग था वो खुद कांग्रेस से नाराज हो गया और कांग्रेसी विचारधारा को छोड़कर वो वामपंथी विचारधारा की तरफ जाना शुरू हो गया, जिससे देश में पुनः हिंसक गतिविधियों में वृद्धि हो गई। और अगला नुकसान जो था वो कांग्रेस को एक बड़े नुकसान के रूप में था, क्योंकि कांग्रेस की 2 बड़ी लीडरशिप, एक चित्तरंजन दास और एक मोतीलाल नेहरू, ये दोनों लोग गांधी जी के फैसले से बड़े भारी असहमत थे और इन दोनों लोगों ने कांग्रेस का विभाजन किया और एक नए दल का गठन कर लिया। कौन सा दल? स्वराज पार्टी। यहां तक एकदम क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? उसको लिख लीजिए।
हेडिंग डाली है असहयोग आंदोलन। फर्स्ट पॉइंट में आई भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट आयोग का गठन किया। रॉलेट आयोग का गठन किया। उसी पॉइंट में लिखिएगा तथा इस आयोग की सिफारिशों को इस आयोग की सिफारिशों को इस आयोग की सिफारिशों को रॉलेट एक्ट के नाम से इस आयोग की सिफारिशों को रॉलेट एक्ट के नाम से रॉलेट एक्ट के नाम से पूरे देश में लागू किया गया। रॉलेट एक्ट के नाम से पूरे देश में लागू किया गया। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट में रॉलेट एक्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार रॉलेट एक्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार रॉलेट एक्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार समाप्त कर दिया गया। रॉलेट एक्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार समाप्त कर दिया गया। अतः इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील अतः इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून के नाम से भी जाना गया, क्योंकि भाई इसमें आप कोई जुडिशियल रेमेडी तो पा नहीं सकते थे। अतः इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून के नाम से भी जाना गया, क्योंकि कोई न्यायिक उपचार आपको मिलना नहीं था। न तो आप अपना वकील अपॉइंट कर सकते थे, न तो अपने पक्ष में कोई अपील, न तो अपने पक्ष में कोई दलील दे सकते थे। यानी जो आपके जुडिशियल रेमेडी के अधिकार थे वो पूर्णतः इस कानून के द्वारा क्या हो रहे थे भैया? ठीक बात। अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट, गांधी जी ने इस कानून के विरोध में गांधी जी ने इस कानून के विरोध में 31 मार्च तथा 6 अप्रैल 1919 को 31 मार्च तथा 6 अप्रैल 1919 को भारत बंद का आह्वान किया। अतः 9 अप्रैल 1919 को
अतः 9 अप्रैल 1919 को पलवल से, पलवल एक जगह का नाम है हरियाणा में, अतः 9 अप्रैल 1919 को पलवल से गांधी जी गिरफ्तार किए गए। अतः 9 अप्रैल 1919 को पलवल से गांधी जी गिरफ्तार किए गए। गांधी जी गिरफ्तार किए गए। नेक्स्ट अगला पॉइंट। आज आप लोग तैयार हैं? संतोष, विपिन और पुनीता आई है कि नहीं? ठीक है, आज देखा जाएगा आप लोगों को। अच्छा ये बताइए, जो पीसीएस का ये नोटिफिकेशन है उसमें सीटों का आवंटन कितना कितना है टोटल? पोस्ट उसमें कितना है विपिन? जैसे एसडीएम का भी कम है पोस्ट। कितनी है? उस तरह देखा भी भाड़ा नहीं थी। नोटिफिकेशन नहीं पढ़े? पढ़े हो संतोष? नहीं, खाली 173 सीट। मतलब बढ़ेगा सर, ज्यादा से ज्यादा वो जा सकता है 300 के लमसम या 250। हाँ, बहुत बढ़ाएंगे तो हो सकता है 300 साढ़े 300। ऐसा तो है नहीं कि 173 को बढ़ा के 1000 कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। बहुत करेंगे 100, 150, 200 सीटें बढ़ा देंगे, वो मैक्सिमम है उतना। आईएएस में 1100 है। कई सालों के बाद आई तो जो स्टेट लेवल का है उसमें भी इतनी सीटें आती तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होता। चलिए लगे रहिए। उधर वाली आती थी सर, इधर 3-4 साल से एकदम 2-5 से नीचे। हालांकि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा नहीं आएंगे तो नुकसान है ना भाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो कम नहीं हो रहे हैं, वो तो बढ़ ही रहे हैं, और नंबर ऑफ सीट अगर कम हो रहे हैं तो आपकी फाइट बढ़ रही है। इसका तो यही अर्थ है। मेंस में भी घटा दिया ना सर, पहले 15 लेता था, अब 13 है। एक चीज तो हम साफ कहते आ रहे हैं कि आगे बढ़ते समय के साथ चुनौतियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। चाहे वो पेपर का स्टैंडर्ड हो, कंपटीशन की प्रवृत्ति हो, जो अगली पीछे की जनरेशन आएगी वो भी आप लोगों से अच्छी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मानते हो कि नहीं? अरे भाई, आज के 20 साल 25 साल पहले जो लोग आईएएस बनते होंगे, क्या वो इतने टफ शेड्यूल पर बनते होंगे? आराम से बन गए होंगे। जो आज ये 70s वगैरह के दौर में जो लोग आईएएस बने होंगे तो वो लोग इतने टफ सिलेबस, इतने टफ रूटीन से थोड़े बने होंगे। सारी चीजें आसान रही होंगी, इतना कठिन नहीं रहा होगा। तो आप लोग लगिए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स वगैरह देखिए कम हो रही हैं, कंपटीशन इतना टफ है, हार्ड होता जा रहा है, थोड़ा लगिए। वो तो है ना, दुष्यंत कुमार की एक तो पंक्ति है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए ना। पढ़ा है कि नहीं? अपने इंटरेस्ट के लिए सब पढ़ा करिए। तो आप लोगों की स्थिति वही है, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। चलिए फिलहाल क्या लिख रहे थे? अगला पढ़ लिखिए। 10 अप्रैल 1919 को 10 अप्रैल 1919 को पंजाब में किसान नेता डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन खिचलू को रॉलेट एक्ट में गिरफ्तार किया गया। सैफुद्दीन खिचलू को रॉलेट एक्ट में गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को किसानों ने
किसानों ने जलियांवाला बाग में प्रदर्शन किया। किसानों ने जलियांवाला बाग में प्रदर्शन किया, जहां जनरल डायर के आदेश पर गोली चला दी गई। जहां जनरल डायर के आदेश पर गोली चला दी गई। नेक्स्ट, अगला पॉइंट। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग की जांच हेतु जलियांवाला बाग की जांच हेतु 8 सदस्यीय हंटर आयोग का गठन किया। 8 सदस्यीय हंटर आयोग का गठन किया, जिसके 3 सदस्य भारतीय थे। कल हम नाम बताए थे आप लोगों को, आज आप लोग बताइए। जगत नारायण, चमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान, और 5 और नाम बताइए। हंटर, रस्किन, राइस, बैरो, और बढ़िया इसमें ये 8 लोग हंटर आयोग के मेंबर थे, 3 इंडियन थे। 8 नाम लिख लीजिए। इन सारे लोगों के नाम लिख लीजिए, काहे कि बड़ा महत्वपूर्ण आयोग है। जलियांवाला बाग के इशू पर गठित किया गया था। साहबजादा सुल्तान, अहमद भी लगा नाम होगा, लिख लो, लगा लो, उसमें क्या दिक्कत है। सर चमनलाल के आगे क्या लिखे हैं? सीतलवाड़। तुम लोग क्या लिख के बैठ गए? चमनलाल सीतलवाड़। ये आग से रेगुलर पानी आने की इतनी प्रॉब्लम है हमको कि हम बड़े परेशान रहते हैं। आंखों से दिखता बढ़िया है, इसीलिए नहीं चेक कराते हैं। दिखने का तो बहुत अच्छा दिखता है। तुम्हारी कॉपी यहाँ सब पढ़ लें, अगर सीधे करके दिखाओ तो वो सब इशू नहीं। बस पानी गिरता है, आज से नहीं, बहुत दिन से गिरता है। हमको लगता है कि 15-20 साल से गिर रहा है। अगर लेटे हैं, कोई अनजाने में देखेगा तो सोचेगा कि लेटे लेटे रो रहे हैं। इतना पानी टपकता है। तो उसको चेक करा लीजिए। हाँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने वाले। जब वो पानी निकलेगा ना, हाँ, आँख मतलब जो नसें होती है वो मतलब सूख जाती है, आगे जाके प्रॉब्लम करती है। अरे तो डरा रहा है। हो सकता है, चेक कराएंगे। इतना पानी निकलना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा पानी गिरता है, बहुत ज्यादा।
ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा ही होता है। अच्छा, यस सर। सोचने से ऐसा होता है? यस सर, होता है। चलिए, कोशिश करेंगे कि न किया जाए और चेक तो कराना चाहिए। तो जहां तक बात हो गई भैया, अगला पॉइंट, हंटर आयोग ने जनरल डायर को दोषमुक्त कर दिया। उन्होंने क्या तर्क दिया जो आपको याद रहना चाहिए? उन्होंने यही कहा कि पंजाब में चूंकि मार्शल लॉ लागू था और लोगों को सड़कों पर आने की अनुमति नहीं थी, लोगों ने उल्लंघन किया, कानून व्यवस्था की दिक्कत हुई और मजबूरी में गोली चलवाना पड़ा। हंटर आयोग ने जनरल डायर को दोषमुक्त कर दिया, अतः कांग्रेस ने जलियांवाला बाग की जांच हेतु जलियांवाला बाग की जांच हेतु तहकीकात आयोग का गठन किया। जलियांवाला बाग की जांच हेतु तहकीकात आयोग का गठन किया। परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस आयोग को मानने से इनकार कर दिया। कि कोई प्राइवेट संस्था किसी सरकारी मामलों की जांच नहीं कर सकती। कोई प्राइवेट संस्था किसी सरकारी मामले की जांच नहीं कर सकती। नेक्स्ट, गांधी जी ने जलियांवाला बाग के विरोध में सार्जेंट तथा कैसरे हिंद की उपाधियां वापस कर दी, क्योंकि अंग्रेजों ने ही दिया था ये टाइटल। गांधी जी ने जलियांवाला बाग के विरोध में सार्जेंट तथा कैसरे हिंद की उपाधियां वापस कर दी। तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधियां वापस कर दी। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, 1 अगस्त 1920 को असहयोग की घोषणा हो गई। 1 अगस्त 1920 को असहयोग की घोषणा हो गई, जिसे कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में मान्यता दी गई। नेक्स्ट,
असहयोग के दौर एक सेकंड असहयोग की विषय वस्तु या असहयोग के मुख्य कार्यक्रम लिखिएगा। असहयोग के मुख्य कार्यक्रम, असहयोग के मुख्य कार्यक्रम विदेशी बहिष्कार, असहयोग के मुख्य कार्यक्रम विदेशी बहिष्कार, विदेशी बहिष्कार तथा खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना था, तथा खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना था, खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना था। नेक्स्ट अगला पॉइंट, असहयोग के दौरान, असहयोग के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले नेता कौन थे? मोहम्मद अली। असहयोग के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले नेता मोहम्मद अली थे। मोहम्मद अली थे। जबकि चितरंजन दास ने, वो मुस्लिम लीग के खिलाफत आंदोलन से जुड़े नेता थे, अली ब्रदर्स। क्या लिख रहे थे? हाँ, जबकि चितरंजन दास ने, जहां जिन्ना रहेंगे वहां जिन्ना लिखाया जाएगा, बिना उसके कंफ्यूजन हो जाएगा। जबकि चितरंजन दास ने प्रिंस ऑफ वेल्स, जबकि चितरंजन दास ने प्रिंस ऑफ वेल्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ब्रिटिश राजकुमार, जबकि चितरंजन दास ने प्रिंस ऑफ वेल्स, ब्रिटिश राजकुमार की भारत यात्रा का विरोध किया। जबकि चितरंजन दास ने प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विरोध किया, अतः गिरफ्तार किए गए, अतः गिरफ्तार किए गए। नेक्स्ट अगला पॉइंट, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में, चौरी चौरा में भगवान अहिर के नेतृत्व में, भगवान अहिर के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। भगवान अहिर के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जिसमें हिंसक भीड़ ने, जिसमें हिंसक भीड़ ने, जिसमें हिंसक भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, जिसमें हिंसक भीड़ ने 22 पुलिस वालों की हत्या कर दी। नेक्स्ट, 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बारदोली में कांग्रेस महासमिति की बैठक बुलाई। कांग्रेस महासमिति की बैठक बुलाई। कांग्रेस महासमिति की बैठक बुलाई और असहयोग वापसी की घोषणा कर दी, और असहयोग वापसी की घोषणा कर दी।
और असहयोग वापसी की घोषणा कर दी। हो गया वापस। अगला पॉइंट लिखिए। असहयोग वापसी के पश्चात वहीं डैश करिए और जो जो मुख्य बातें हैं उसको लिख लीजिए पॉइंट वाइज। असहयोग वापसी के पश्चात फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, गांधी जी गिरफ्तार किए गए। गांधी जी गिरफ्तार किए गए। गांधी जी गिरफ्तार किए गए तथा हाँ फौरन तुरंत वापसी के ही बाद जस्ट मार्च में होते हैं, एक महीने बाद। जिस दिन ये उन्होंने आंदोलन वापसी की घोषणा की, शायद संभवतः उसी दिन गिरफ्तार हो गए हैं वो, और उनको सेंटेंस हुआ है बाद में। सेंटेंस मतलब सजा का निर्धारण कर लीजिए। क्या लिख रहे थे? गांधी जी गिरफ्तार किए गए तथा अहमदाबाद के सत्र न्यायाधीश, किसकी अदालत ने सजा दिया था? अहमदाबाद के सत्र न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने, अहमदाबाद के सत्र न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष कारावास की सजा दी। अहमदाबाद के सत्र न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष कारावास की सजा दी। 6 वर्ष कारावास की सजा दी। नेक्स्ट, अगला परिणाम क्या हुआ? असहयोग वापसी के कारण, असहयोग वापसी के कारण देश का युवा वर्ग, असहयोग वापसी के कारण देश का युवा वर्ग कांग्रेसी विचारधारा से दूर होने लगा। कांग्रेसी विचारधारा से दूर होने लगा, जिससे क्रांतिवाद के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। देखिए, उसी जमाने में भारत में तमाम क्रांतिकारी संगठन बने, जिनमें प्रमुख संगठनों में एचआरए था, कानूनपुर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटियों के बिल्कुल सेंटर बन गए, और तमाम भारत के नौजवान संगठन अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक गतिविधियों में शामिल होने लगे। भारत में क्रांतिवाद के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट लिखिए। खिलाफत आंदोलन कमजोर पड़ गया। खिलाफत आंदोलन कमजोर पड़ गया क्योंकि भाई खिलाफत की पूरी स्ट्रेंथ असहयोग की बदौलत थी, और असहयोग वापसी के कारण हिंदुओं का जो समर्थन खिलाफत आंदोलन को मिला था वो दोबारा से समाप्त हो गया। तो इसे मुस्लिम लीग ने सिर्फ कांग्रेस का नहीं अपितु पूरे हिंदू समाज का ही क्या मान लिया? धोखा मान लिया। तो तरीका तो ये था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को इस विषय पर एक टेबल पर बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए था। वो चीजें हुई नहीं, तो मुस्लिम लीग ने एक तरह से कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगा दिया और अपने आंदोलन को कमजोर करने का पूरा ठीकरा किस पर फोड़ दिया? कांग्रेस पर। तो दिक्कतें शुरू हो गई। क्या लिख रहे थे? खिलाफत आंदोलन कमजोर पड़ गया, अतः रहीम नामक युवक ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी। इस विषय पर हम लोगों ने बात किया है कि स्वामी श्रद्धानंद एक प्रसिद्ध हिंदू संत थे, और जिस समय खिलाफत आंदोलन की स्टार्टिंग हुई तो उन्होंने ही दिल्ली की जामा मस्जिद से इस बात की घोषणा किया था कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन को आपस में मिलाकर चलाया जाएगा। तो इससे पूरे देश में एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे, हिंदू मुस्लिम एकता का एक अच्छा संदेश गया। तो ये संदेश नो डाउट कि बड़ा अच्छा लगा भारत में,
लेकिन जब असहयोग आंदोलन की वापसी और खिलाफत आंदोलन पुनः कमजोर हुआ तो वही स्वामी श्रद्धानंद जिनको इतना सम्मान दिया गया था 1.5 साल पहले, उन्हीं की हत्या हो गई। और जिस व्यक्ति ने उनकी हत्या की उसको मुस्लिम संस्थाओं के द्वारा गाजी की उपाधि दे दी गई। तो एक तरह से आग में घी डालने वाला काम हो गया और इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के तमाम हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। करिए, क्या लिख रहे थे? स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी तथा मुस्लिम संस्था दारुल उलूम ने रहीम को गाजी की उपाधि दे दिया। दारुल उलूम ने रहीम को गाजी की उपाधि दे दिया, जिससे देश में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। जिससे देश में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। तो पूरी हिंदू मुसलमानों की जो एकता थी, भाईचारा बना हुआ था, वो एकदम 2 मिनट में ध्वस्त हो गया और पूरा देश सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ चुका था। अगला पॉइंट देखिए। असहयोग वापसी के कारण कांग्रेस में भी गुटबंदी हो गई। असहयोग वापसी के कारण कांग्रेस में भी गुटबंदी हो गई तथा चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस का विभाजन कर दिया। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस का विभाजन कर दिया और 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो एक तरह से असहयोग वापसी का कोई सकारात्मक परिणाम तो नहीं मिला। जितने रिजल्ट आए सारे नकारात्मक। एक तो हिंदू मुसलमान कम्युनल राइट्स हो गए, देश का युवा वर्ग पुनः हिंसक गतिविधियों की तरफ घूम गया, खुद कांग्रेस टूट गई। तो बड़े नेगेटिव परिणाम आने लगे और भारत की जो सबसे सुप्रीम लीडरशिप थी गांधी जी, वो ऑलरेडी जेल में थे, 6 साल की सजा हो चुकी थी। लेकिन भारत की पॉलिटिकल कंडीशंस में कुछ चेंज आने वाले थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया था कि 1924 में भारत के पहले संसदीय चुनाव होने हैं। तो आप उस दौर के देश की कल्पना करिए जहां गांधी जी की उपस्थिति में ही सारी चीजें संभव थी। गांधी की अनुपस्थिति में किसी पॉलिटिकल एक्शन की कल्पना करना भी उस दौर में कठिन था। तो ये बात ब्रिटिश शासन को भी पता थी कि इस देश में संसदीय चुनावों में गांधी जी की उपस्थिति बेहद अनिवार्य है। तो एक बात तैयार की गई कि जेल में गांधी जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो गांधी जी को छोड़ दिया गया 1924 में। तो गांधी जी ने अपनी रणनीतियों में कुछ परिवर्तन कर लिया। जैसे गांधी जी ने एक स्ट्रेटजी ये बनाई कि 1924 के चुनाव में कांग्रेस शामिल ना हो, बल्कि कांग्रेस अपने चेहरे के रूप में स्वराज पार्टी को आगे कर दे। तो जैसे ही 1924 में महात्मा गांधी छोड़े गए, वो सबसे पहले स्वराज पार्टी के दोनों लीडर से मिले, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो बड़े लोग थे, बड़े नेता, राष्ट्र हित में समझौता हो भी गया। तो उस समझौते को इतिहास में नाम दिया गया गांधीदास पैक्ट, गांधीदास समझौता, क्योंकि यह समझौता जो था वो चितरंजन दास और महात्मा गांधी के बीच हुआ। तो उस समझौते में बाकायदे ये तैयार किया गया
कि स्वराज पार्टी बनी रहेगी, यानी उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा, लेकिन वह अपने सभी पॉलिटिकल वर्क यानी कि अपने मोहर, अपने कार्यालय, अपनी राजनीतिक गतिविधियों सबका प्रयोग कांग्रेस की बी टीम के रूप में करेगी, कांग्रेस के सहायक के रूप में करेगी। इस समझौते के पीछे गांधी जी की पॉलिटिकल रणनीति क्या थी? गांधी ये चाहते थे कि 1924 के चुनाव में कांग्रेस भाग न ले, बल्कि कांग्रेस के बी टीम के रूप में भाग कौन ले? स्वराज पार्टी। इसीलिए गांधीदास पैक्ट में स्वराज पार्टी को बनाए रखा गया और यह नियम बनाया गया कि स्वराज पार्टी कांग्रेस की ही सहायक इकाई के रूप में या आनुषंगिक इकाई के रूप में काम करती रहेगी। तो गांधी की रणनीति सिंपल थी कि वो 1924 के चुनाव में कांग्रेस को शामिल करने के पक्ष में नहीं थी। क्लियर बात? एक नोट डाली। 1924 में गांधी जी रिहा किए गए। 1924 में गांधी जी रिहा किए गए। 1924 में गांधी जी रिहा किए गए। गांधी जी रिहा किए गए तथा गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच, गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच गांधीदास समझौता हुआ। गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच गांधीदास समझौता हुआ। गांधीदास समझौता हुआ जिसके अंतर्गत स्वराज पार्टी बनी रहेगी। स्वराज पार्टी बनी रहेगी परंतु कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करेगी। स्वराज पार्टी बनी रहेगी परंतु कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करेगी। कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करेगी। ये आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का एक इतिहास था। हेडिंग डाल लीजिए, चर्चाएं होंगी, फिर उसके बाद लिखने उठने का काम होगा। हेडिंग डाल लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। विपिन कुछ बताइए, आइए यहां पर एक्सप्लेन करिए विपिन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़ा यहां पर एक्सप्लेन करिए, हम भी वहां बैठे हैं। आइए, नहीं पढ़ाते नहीं है ये, तब क्या संकोच है? अच्छा पढ़ाते हैं यार, हम भी देखे हैं पढ़ाते हुए। और आप जो पढ़ते हैं सबसे अच्छी बात है कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं। हाँ, तो पता चलता है ना, पूछने पे जानकारी का क्या लेवल है। हम लोगों का एक अनुभव हो चुका है, अगर हम लोग पर्टिकुलर किसी के कमरे में जाएं, वहाँ पर रखी किताबों को देखकर ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये बंदा सही दिशा में पढ़ रहा है या नहीं। अगर किसी के रूम में जाइए और अच्छी किताबों का कलेक्शन आपको ना दिखे तो आप एक आकलन नहीं लगा लेंगे कि ये आदमी सही दिशा में अपनी पढ़ाई ले जा रहा है या नहीं। तो आप जो बताते हैं उसमें हमको अच्छा ये लगता है कि आपके पास फैक्ट भी हैं और कॉन्सेप्ट भी है, और वही आवश्यक है। अगर आप फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों का मिश्रण लेकर नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो आइए कुछ बताइए, 5 मिनट देखा जाए। हो सकता है कि आने वाले समय में एक बेहतर उत्तराधिकारी हों आप हम लोगों के, ये भी तो हो सकता है। अरे जिस समय हम लोग कोचिंग कर रहे थे इलाहाबाद और दिल्ली में, तो क्या ये पता था कि यही काम हमको करना है? हम भी किसी से पढ़े, उनसे सीखे, तो वही काम हम करने लगे। तो उसमें से हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि वही उत्तराधिकार आप लोगों को मिले। विकास दिव्यकीर्ति सर का एक नहीं आता स्टेटमेंट कि आईएएस की जो पढ़ाई है उसमें आप हो सकता है कि आईएएस ना बन पाइए, लेकिन ये तो संभव है कि आप एक बेहतर व्यक्ति बन जाएंगे। आपकी समझ का जो स्तर है वो ऊंचा हो जाएगा और आप दुनिया में बेकार होकर नहीं घूमेंगे। अगर अपनी शिक्षा का वास्तव में सही दिशा में आपने प्रयोग कर लिया
तो सफल रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये पढ़ाई ऐसी है, छूटा क्या है, पढ़ने के लिए छूटा क्या है, इसमें कोई ऐसा विषय नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी तक आपको पढ़नी है तो कुछ छूटा तो है नहीं। तो ऑब्वियस है कि अगर आपने गहराई से पढ़ लिया तो मैच्योरिटी का लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा, है ना। संतोष, तुम कुछ बताओगे आके? सब बात है। पुनीता, जो तीनों कल के सेनापति पे भाग रहे हैं, कोई नहीं आएगा यहाँ, चलिए वहीं से बताइए, बताइए बिपिन। कुछ ब्रीफ करिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को। एक दिन हम इस पर चर्चा हुई थी, सविनय अवज्ञा पर, और हमको लगता है काफी लंबी चर्चा थी, 1 घंटा तक हुई थी। उसमें 1937 का चुनाव, साइमन आयोग, ये सारी बातें आई थी। तो बताइए, अभी ज़्यादा नहीं, हमको लग रहा है 4-5 दिन पहले वो टॉपिक हम लोगों ने आपस में चर्चा किया था। उसमें लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी का जो इशू था, साइमन आयोग का गठन, साइमन आयोग की असफलता के बाद मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ये सारी बातें हुई थी आपस में। कोई बताए लड़कियों में? इसकी कहानी सर दांडी मार्च से स्टार्ट होती है ना। साइमन आयोग से स्टार्ट की, जब साइमन आयोग आया था तो यूनियन का कोई एक सदस्य बना था, इसलिए पूरे लाला लाजपत राय साइमन मूवमेंट बोले थे, आपको मार दिया गया। इसी कारण से साइमन आयोग मैं बताऊंगा, लेकिन जो भी भूल होगी सर। उसमें क्या है, बताइए। भूल चूक क्या हम लोगों से हो सकती है, किसी से हो सकती है, भूल तो किसी से हो सकती है, भूल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आप बताइए तो सही। हाँ बिल्कुल, आइए। और क्या, ये हो गया, इसको कर लीजिए।